ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं। एंटिटी की कुछ आगे टाइप्स भी आनी है। ये तो हमने अभी दो तीन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं एंटिटी की, आगे एंटिटी की टाइप्स भी आनी है। यानी अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम देखने लगेंगे हमने जो तीन कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, एंटिटी, रिलेशनशिप और उसके बाद जो है एट्रीब्यूट्स, इन तीनों की आगे टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें सबसे पहले जो है दो कंपैरिजन आएंगे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा, सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको पहले समझ लें, इनको मैं दो दो को इकट्ठे पढ़ाऊंगा ताकि आपको ना समझ आ जाए। डेफिनेशन आपकी जो है वो पूरी पूरी करनी है आपने इन दोनों की। दूसरे कंपोजिट की सिर्फ पहली लाइन कर लें, बाकी आगे एग्जाम्पल कर लें बस जो है। और जो सिंपल एट्रीब्यूट है उसकी पूरी करनी पड़ेगी आपको जो है। तो सिंपल एट्रीब्यूट कौन सा है? ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आगे हम डिवाइड ना कर सकें। ठीक है जी। तो इस तरह का एट्रीब्यूट जो होगा वो हमारा कहलाएगा सिंपल एट्रीब्यूट। जिस तरह आप यूं कह लें कि इसमें एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास जो है एक पर्सन की सिर्फ जेंडर जो है उसकी जो है वो एक होती है, यानी मेल या फीमेल या शीमेल। तो ये हमारे पास एक ही जेंडर है। तो ये जो जेंडर है हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि ये जो है ये सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया जी। या डेट ऑफ बर्थ उसकी हो सकती है, वो भी एक जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा? आपका एड्रेस। एड्रेस किस तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट है? जब आप एड्रेस अपना लिखते हैं तो उसमें आप अपना घर का नंबर भी लिख रहे होते हैं, आप अपनी गली का नंबर भी लिख रहे होते हैं, आप अपने मोहल्ले का नाम भी लिख रहे होते हैं, आप अपनी सिटी का नाम भी लिख रहे होते हैं, आप अपने प्रोविंस यानी सूबे का नाम भी लिख रहे होते हैं, और आप अपनी कंट्री का नाम भी लिख रहे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एड्रेस के अंदर जो है वो एक चीज़ नहीं है, एड्रेस के अंदर तो हमने बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो स्टोर की हुई हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर हमने जो है वो रिप्रेजेंट की हुई हैं। इसलिए हम कहेंगे एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी और आगे आपकी इसकी जो है वो एग्जांपल्स दो तीन जो है वो कर लें। एक और एग्जांपल इसमें लिखी हुई है, आपका फ़ोन नंबर जो है, तो फ़ोन नंबर के तीन हिस्से होते हैं। यहाँ पे इसमें दो लिखे हुए हैं, वैसे मैं कहता हूँ तीन हिस्से होते हैं। तीन हिस्से किस तरह से होते हैं? अगर आप देखें तो हमारे पास होता है +92 सबसे पहले, या 0092। वो क्या शो करता है? वो कंट्री के कोड को शो करता है। उसके बाद हमारे पास जो कोड आता है 0321 लेट्स या 321 या 333 जो है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम PTCL की बात करें तो उसमें क्या होता है? 055 जो है वो हमारी सिटी के कोड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हमारे पास जो नंबर होते हैं 6-7 जो हैं, वो एक कस्टमर को या एक क्लाइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका वो नंबर होता है। तो पहले जो 5 होते हैं ना, वो तो सबके सेम होते हैं, आपको पता है। 0321 वाले बड़े नंबर हैं, तो वो कैरियर को शो कर रहे हैं, यानी नेटवर्क को शो कर रहे हैं। ठीक होगी बात जी। तो ये भी हमारे पास जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो हमें समझ आ गई, सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जिसको हम डिवाइड ना कर सके आगे, और कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेम के बारे में क्या ख्याल है, वो सिंपल है या कंपोजिट है? सोचें ज़रा। नेम जो है ना, आमतौर पे जो हम पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपके नेम के अंदर फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, और हम अक्सर आमतौर पे नाम के आगे क्या लिखते हैं जी? हम लिखते हैं जी मोहम्मद हैदर चौधरी, सरदार मोहम्मद हैदर। ठीक है, कोई इस तरह की जो ना हम जो टर्म्स आगे इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़ात को भी हमने शामिल किया होता है उसके अंदर, जो अपनी कास्ट को जो है। तो इसलिए आपका नेम का एट्रीब्यूट भी आमतौर पे जो है ना वो कंपोजिट होता है एट्रीब्यूट, क्योंकि उसमें मल्टीपल चीज़ें आपने लिखी होती हैं। फर्स्ट नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है, और आपने अक्सर जो है वो उसके अंदर जो है वो अपनी कुछ इस तरह की चीज़ें, जिस तरह हाजी भी हम कई दफ़ा लिख देते हैं, हाफिज़ लिख देते हैं अंदर जो है। ठीक है नहीं? तो ये हमने अंदर मल्टीपल चीज़ें जो है वो ऐड की होती हैं। ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट आमतौर पे आपका सिंगल वैल्यू होता है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो, उसको हम कहेंगे वो सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। पहली लाइन में डेफिनेशन है, एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल इसकी क्या है? वही फिर जेंडर और एज, कि ये आपकी सिंगल वैल्यू। एज आपकी ये नहीं कि आप जो है वो फ़र्ज़ कर लेंगे लेते हैं आप 15 साल के भी हैं और आप 20 साल के भी हैं, ऐसा नहीं होता। वो एक ही होगी, या 15 साल के होंगे या 20 साल के होंगे। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होगा? जिसकी वैल्यूज़ मल्टीपल हों। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? तो ज़ाहिर बात है आमतौर पे हॉबीज़ जो हैं वो एक नहीं होती। हम कहते हैं जी मुझे जो है वो इंटरनेट सर्फिंग भी पसंद है, मैं जो है वो बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं जो है साथ कुकिंग भी करता हूँ, मैं जो है साथ जो क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ। हॉबीज़ काफ़ी सारी हो सकती हैं आपकी जो। अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा आपने कौन कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो ली हुई हैं? तो आप कहेंगे मेरे पास मैट्रिक की डिग्री भी है, मेरे पास इंटर की डिग्री भी है, मेरे पास जो है वो आगे ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, मैंने एमफिल भी किया, वो उसकी डिग्री भी मेरे पास है।
मैंने 5वीं का बोर्ड का भी दिया था, उसका भी संद मेरे पास है, 8वीं का बोर्ड का दिया था, उसके भी संद मेरे पास है। तो डिग्री अगर हम बात करें, डिग्री अगर एक एट्रीब्यूट बनाएं, आपको पता है एट्रीब्यूट हम कॉलम कहते हैं, ये ज़रा जहन में रखिएगा। तो जब हम ये कॉलम बनाएंगे तो हमने फिर इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि अगर एक कॉलम की ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं तो हम उसको कहेंगे वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। इसी तरह उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो स्किल्स जो हैं, मैं कहता किसी बंदे से पूछा आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, वो कहता मुझे टाइपिंग भी आती है, मुझे डिज़ाइनिंग भी आती है, मैं जो है वो फ़र्ज़ कर लें इंग्लिश राइटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। तो स्किल्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो इसलिए ये एट्रीब्यूट जो स्किल वाला होगा या क्वालिफिकेशन वाला होगा, ये कहलाएगा आपका मल्टी वैल्यू। फिर समझ लें कंपोजिट क्या था, जिसको आगे हम डिवाइड कर सकें, जिस तरह एड्रेस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके आगे पार्ट्स बन सकते हैं। मल्टी वैल्यू से मुराद ये है कि आगे पार्ट्स नहीं बनाने, उसकी वैल्यूज ज़्यादा होंगी। ठीक है, डिग्री की वैल्यूज ज़्यादा हैं, आपके पास 4 डिग्री हैं, आपने 4 तरह के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हासिल किए हुए हैं, डिप्लोमा आपने कोई 5-6 किस्म के किए हुए हैं। तो ये मल्टी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यूज सॉरी ये कंपोजिट नहीं है, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसकी वैल्यूज ज़्यादा हो गई हैं। तो कंपोजिट से क्या मुराद होगा, जिसके हिस्से आगे बन सकें, जिसको हम सब डिवाइड कर सकें। तो इनका ज़रा आपने ख्याल रखना है, इनको मिक्स नहीं करना। कंपोजिट क्या है, एग्जाम्पल से याद रखेंगे फिर आपको नहीं भूलेगा, और मल्टी वैल्यूड क्या है। ओके जी, इसी तरह आगे एक और है हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इनमें क्या डिफरेंस है। स्टोर एट्रीब्यूट वो होता है जिसको हमने जिस तरह स्टोर किया उसी तरह एक्सेस कर लें। पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन है, एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अगर आप नीचे डायग्राम देखें तो उसमें बताया हुआ रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये सारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि हमने इनको डेटाबेस में स्टोर कर लिया होता है और जब दिल करता है हम इनको एक्सेस कर लेते हैं, इसी तरह से जिस तरह से स्टोर किया था। लेकिन ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होगा, इसकी हमने एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर ली हुई है। आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसने बताया हुआ यहाँ पे एज हमने स्टोर नहीं किया था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आज की डेट में से आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर माइनस कर दें तो आपकी डेट ऑफ एज जो है वो निकल आएगी। एज को हम स्टोर क्यों नहीं करते, उसकी रीज़न ये होती है, चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यूज डे बाई डे चेंज होती है, क्योंकि आप रोज़ के रोज़ आपकी एज बढ़ती जा रही होती है। तो इसलिए हम इस तरह के एट्रीब्यूट्स को फिर जो है आमतौर पर स्टोर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, जो स्टोर एट्रीब्यूट होगा उसकी बेस के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करके हम इसको जो है वो वैसे फाइंड कर लेते हैं। एज हमारे पास एक जो है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ये आपको पहली 2 लाइनें करनी पड़ेंगी। एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस बट ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर वैल्यू इज कॉल्ड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक होगी जी। द अदर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो अदर वैल्यू थी है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो भी सकती है, या हम इसको कहीं किसी और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। हम अभी किसी और तरीके पे नहीं जाते, हम अभी स्टोर वाले की बात ही कर लेते हैं। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह कर लें, लेकिन हम स्टोर एट्रीब्यूट की ही बात करेंगे। ओके जी। तो इसी तरह आपका ग्रेड, मतलब आपने फ़र्ज़ कर लें अपने स्टूडेंट के टेबल के अंदर ना मार्क्स स्टोर किए हुए थे, तो बाद में आपने ग्रेड फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। आप कहेंगे जिसके भी 80 से ऊपर मार्क्स हैं उसका ग्रेड ए होगा, जिसके 70 से ऊपर है उसका बी हो जाएगा, जिसके 60 से ऊपर है उसका सी हो जाएगा, जिसके 50 से ऊपर है उसका डी हो जाएगा, और जिसके 50 से बिलो है उसका एफ हो जाएगा। तो ये ग्रेड भी आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, इसको लिख लें आप इसी तरह लाइन लगा के आगे डॉटेड लाइन के अंदर लिख लें, ताकि आपको पता हो कि ये जो है ये हमारे पास जो है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। ओके, हमने एट्रीब्यूट्स की टाइप्स पढ़ ली, इसमें ज़रा देख लीजिएगा दोबारा। सिंपल एट्रीब्यूट को हम जो है वो सिंपल एक्लिप्स या हम इसे ओवल शेप भी कहते हैं, और जो हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा उसको हम करेंगे तो ओवल शेप से ही, लेकिन उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी ना उनको हम आगे लाइनें लगा के शो कर देंगे। जिस तरह अगर आप देखें ना, हमने एंटिटी हमारे पास एम्प्लॉय था, उसका एड्रेस हमने ओवल शेप में लिख दिया, लेकिन चूंकि हमें पता है कि एड्रेस जो होता है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, तो आगे हमने उसके जो जो उसके अंदर होता है ना एड्रेस के अंदर, वो हमने लाइनें लगा के बता देना कि एड्रेस के अंदर स्ट्रीट का भी है, अगर घर का भी होगा, हाउस नंबर भी होगा, तो आपने यहाँ पे हाउस भी लिख देना है साथ एक लाइन लगा के। तो एड्रेस के अंदर स्ट्रीट हो सकती है, सिटी हो सकती है, और कंट्री हो सकती है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास ये। और इस तरह सिंगल वैल्यू के एट्रीब्यूट की बात करें, सिंगल वैल्यू को किस तरह रिप्रेजेंट करना है उसने नहीं बताया हुआ, तो मतलब ये जिस तरह हम सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह हम सिंगल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मल्टी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नीचे उसने जो है क्या किया, एक लाइन लगा के उसको ओवल शेप को डबल कर दिया हुआ, यानी डबल लाइन लगा दी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसी तरह अगर हम बात करें ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की, तो उसको हमने डॉटेड लाइन से, यानी फिल लाइनें या जो है फुल लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता,
बल्कि हम इसे ड्राइव करते हैं। ओके जी, मेरा ख्याल अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब चलते हैं आगे, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हमारे पास। आसान से याद रखने के लिए किसी भी टेबल में कोई ऐसा कॉलम जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके उसको हम कहेंगे वो आइडेंटिफायर है। मिसालें दोस्त ने दी हुई हैं, हमारे पास एम्प्लॉयर आईडी या आपका रोल नंबर। आपका रोल नंबर आपको आइडेंटिफाई कर सकता है ना। मैं कहता हूँ जी बताएं जी रोल नंबर 210 का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। मैं कहता हूँ रोल नंबर जो है 400 का 452 का जो है वो नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो रोल नंबर वाला कॉलम है ना, ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके बेस के ऊपर हम जो है वो नाम जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो होगा ये आपका आइडेंटिफायर होगा। तो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन पहली लाइन ही आप करेंगे, आइडेंटिफायर इज एन एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाई एन एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक को आइडेंटिफाई आमतौर पे करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये सारा को भी कर सकता है। अभी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। एन एंटिटी इंस्टेंस अमंग अदर इंस्टेंसेस इज इन एंटिटी क्लास। किसी भी एंटिटी क्लास के अंदर एक इंस्टेंस को जो है या ज़्यादा इंस्टेंस को जो है बाकी इंस्टेंस में से आइडेंटिफाई कर ले तो हम उसको कहेंगे वो आइडेंटिफायर है। मिसाल एक और ले लें, मैं ये कहता हूँ जी आप में से जो है एक और हम जो है ना मैं आइडेंटिफायर की बात करने लगा हूँ। एक तो मैंने रोल नंबर की बात बता दी ना, वो एक इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करेगा। मैं कहता हूँ जी मेल कितने हैं, अब देखें ये वाला जो आइडेंटिफायर है ना, ये अब कुछ और ज़्यादा लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। हम कहेंगे मेल हमारी क्लास में 10 हैं, मैं कहता हूँ फीमेल कितनी है 40 है। तो लिहाजा ये जो है आइडेंटिफायर ये फिर आपके डिफरेंट चीज़ों को जो है वो ज़्यादा चीज़ों को यूँ कह लें आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसने भी एग्जांपल आगे ये दी हुई है, आप ये देख लें बस। इसको जो है रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपके हो गई। ये आगे उसने एग्जांपल दी हुई है यूनिक और नॉन यूनिक। आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ यूनिक आइडेंटिफायर में आइडेंटिफाई ओनली वन एंटिटी इंस्टेंस। जिस तरह रोल नंबर की बात की, आप इसके आगे रोल नंबर की एग्जांपल लिख लें। अ नॉन यूनिक आइडेंटिफाई में आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ इंस्टेंस। जिस तरह अभी मैंने बात की है जेंडर की, तो इसलिए आप यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस कर लें और उसके साथ साथ दोनों मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो लिख लें, या यहाँ पे जो उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं वो पढ़ के वो शामिल कर लें इसके अंदर। उसने यहाँ पे जो है वो दी हुई है एम्प्लॉय आईडी की और साथ डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट सेल के अंदर ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं, तो जब हम सेल में कहें सेल में कौन कौन से लोग काम करते हैं, तो वो सदा 5 हों। इसी तरह आगे जो एक सिंपल आइडेंटिफायर है, एन आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल आइडेंटिफायर। जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट होगा ना, जिस तरह एम्प्लॉय आईडी है या आपका रोल नंबर है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा जो है वो सिंपल आइडेंटिफायर है। तो आगे कंपोजिट आइडेंटिफायर क्या होगा, एन आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड कंपोजिट आइडेंटिफायर। जिसमें ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, आप यहाँ पे कंपोजिट की जगह ना लिख लें मोर देन वन एट्रीब्यूट लिख लें। ठीक है, दोबारा देखें, ये पेज नंबर 62 के ऊपर एंड के ऊपर जो है सेकंड लास्ट लाइन है, एन आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट की जगह आप लिख लें मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट आइडेंटिफायर। क्लियर होगी बात जी। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स होंगे, ऐसे कॉलम जो कुछ इंस्टेंस जो एक या ज़्यादा इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करें उनको हम कहेंगे वो आइडेंटिफायर हैं। जिस तरह आपका रोल नंबर, आपका जेंडर, आपके मार्क्स भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी जी हमारी एट्रीब्यूट्स की, क्या एट्रीब्यूट्स की टाइप्स आगे क्या क्या होती हैं। तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उनकी जो टाइप्स हैं वो क्या हो सकती हैं, सिंपल हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है। जिस तरह हमारे पास कोई जेंडर है और एड्रेस है, सिंगल वैल्यू हो सकता है और मल्टी वैल्यू हो सकता है। जिस तरह हमारे पास जो है वो एज है और स्किल्स हैं, दोनों की एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं साथ साथ। स्टोर और ड्राइव हो सकता है, स्टोर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है या हमारे पास मार्क्स हैं, और ड्राइव क्या हो सकता है, हमारे पास एज या ग्रेड हो सकते हैं। आइडेंटिफायर्स आके ऐसा कोई सा भी कॉलम जो किसी पूरी रो को या पूरे इंस्टेंस को, रो को हम इंस्टेंस भी कहते हैं, तो पूरी रो को जो आइडेंटिफाई करे तो उसको हम कहेंगे वो आइडेंटिफायर है। ये आपका यूनिक और नॉन यूनिक भी हो सकता है, यानी कि वो सिर्फ एक को आइडेंटिफाई करे थे रोल नंबर आपका, और नॉन यूनिक क्या होगा, जिस तरह आपका जेंडर है तो वो ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करेगा। इस तरह सिंपल एट्रीब्यूट जो सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर यानी एक कॉलम पर मुश्तमिल होगा, और कंपोजिट जो एक से ज़्यादा कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा उसको हम कंपोजिट कह देंगे। ये हमारा ये अभी तक जो है वो सारा हो गया।